बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। परवेज मुशर्रफ का बोझ उठाने की हिम्मत जमहूरियत में है, हुकूमत में और ना ही किसी और में। नवाज शरीफ साहब को अब कंबल नहीं छोड़ रहा। वज़ीर आला सिंध से डीजी रेंजर्स की मुलाकात बेसूद। कराची ऑपरेशन पर नाकामी के बादल गहरे होने लगे। दहशतगर्दी का इंजन भी फिर से चालू। अस्करियत पसंदी, दहशतगर्दी और ज़हीन लोगों की टारगेट किलिंग पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन है। मारूफ अमरीकी जरीदे ने आगाह कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती का इदारा दुनिया भर में कहीं भी पड़े कंप्यूटर से सारा डाटा चुरा सकता है। पाकिस्तान क्या तरक्की याफ्ता मुल्क भी महफूज नहीं रहे? कर लो बात। उसामा को पकड़ने में मदद देने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई से पाकिस्तानी इमदाद मशरूत कर दी गई। अमेरिका अपने वफादार को नहीं भूलता। ज़ल्ज़ले का हल्का सा झटका, एक छोटी सी गलती कराची के हजारों लाखों शहरियों पर मौत तारी कर सकती है। एक बड़ा साइंसदान खबरदार कर रहा है। अमराज़ क़ल्ब के फौजी इदारे में ज़ेर इलाज साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। खुसूसी अदालत उन्हें 6 मरतबा तलब कर चुकी है। आइन के आर्टिकल 6 के तहत वफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत कायम करके इस्तग़ासा दायर कर रखा है। जब से इस मुकदमे की समाअत का आगाज किया गया है, परवेज मुशर्रफ को कुल 6 बार अदालत ने तलब किया और 6 बार ही अदालत में परवेज मुशर्रफ के वकला ने मौसर उज़र पेश किया। पेश किए जाने वाले उज़र लायक एतबार थे, इसलिए अदालत ने 6 बार उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। आखिरी समाअत पर अमराज़ क़ल्ब के फौजी इदारे की तरफ से अदालत को साबिक़ सदर की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें बताया गया था कि परवेज मुशर्रफ को मजमूई तौर पर 6 बीमारियां हैं। अदालत ने इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद करार दिया था कि परवेज मुशर्रफ को कोई मूजी मर्ज लाहक नहीं, इसलिए वो 16 जनवरी को हर सूरत अदालत में पेश हों। इस फैसले के बाद गुमान किया जा रहा था कि परवेज मुशर्रफ आज यानी 16 जनवरी को अदालत पेश हो जाएंगे, क्योंकि साबिक़ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी एक खुसूसी अदालत में पेश होकर परवेज मुशर्रफ पर दबाव बढ़ा दिया है कि सिविल हुक्मरान अदालतों में पेश होने से नहीं कतराते, जबकि फौजी सुदूर अदालतों में पेश होने से गुरेज करते हैं। मगर तमाम तर गुमान गलत साबित हो गए। परवेज मुशर्रफ साहब आज भी पेश नहीं हुए। इत्तलात के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के वकला ने अदालत को आगाह किया कि परवेज मुशर्रफ अदालत के बाइस पेश नहीं हो सकते। परवेज मुशर्रफ के वकला ने अदालत में एक गैर सरकारी और बैरून मुल्क में मौजूद परवेज मुशर्रफ के जाती मुआलिज का सर्टिफिकेट पेश किया। अदालत ने इस सर्टिफिकेट को तस्लीम करने की बजाय परवेज मुशर्रफ की इलाज का यानी AFIC को हिदायत की कि परवेज मुशर्रफ की अलालत की तशखीस के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अदालत ने हिदायत की है कि यह मेडिकल बोर्ड AFIC के डॉक्टरों पर मुश्तमिल हो और उसकी रिपोर्ट 24 जनवरी तक अदालत में पेश कर दी जाए। परवेज मुशर्रफ साहब से मुतल्लिका मामलात आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत थे। परवेज मुशर्रफ के मामले में हसासियत गालिब है। अदालत के अंदर माहौल पर तबसरे से गुरेज, मगर अदालत के बाहर गालिब शुदा हसासियत साफ महसूस की जा सकती है। कमांडो की, पाकिस्तान के कमांडो की तस्लीम करते हैं। आप लगता है हिंदुस्तान के साथी लगते हैं, हिंदुस्तान के साथी लगते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम वो लोग हो जो बिके हुए हो, जो तुम वो लोग हो जो नफाफा जर्नलिज्म कर रहे हो। हमें तुम्हें भी डील करना पड़ेगा। फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी तो है मुंशी, फेडरल सेक्रेटरी तो जो है वो मुंशी है, पीछे बैठा हुआ है मियां नवाज शरीफ। हुकूमत वक्त और उसके बाद जांबाज वफाकी वज़रा इस गालिब आई हसासियत के बारे में दो टोक कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं और हमें कोई परवाह करनी भी नहीं चाहिए। मसलहत के मुकाबिल कोई उज़र गुफ्तनी नहीं, बस एक हर्फ पुश्तनी सुनो, सुन के उड़ा दो, लिखा पढ़ के मिटा दो, मगर जमीनी हकायक नगमा जाना नहीं बल्कि एक खलफिशार सी है। नवाज हुकूमत अगर मसलहत का शिकार नहीं तो बिस्मिल्लाह हिम्मत करे, काम 12 अक्टूबर से शुरू करे। इस रोज जिसने एक रत्ती बराबर भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, किसी को ना बख्शे। कोई जज हो या जर्नैल, सियासतदान हो या अफसरशाही का कोई कल पुर्जा, सबको कटहरे में ले आए, मगर मसलहत परवरों के पास 12 अक्टूबर से चश्मपोशी का कोई जवाब नहीं। आसमा जहांगीर जैसी एंटी स्टैब्लिशमेंट शख्सियत भी नवाज शरीफ साहब की सियासतबाजी पर खबरदार कर रही हैं कि आग से ना खेला जाए। अगर परवेज मुशर्रफ को तनहा ब्रैकेट करके इंतकाम का निशाना बनाया गया तो फिर अगला आमिर जल्द आएगा। 10 बरस के लिए नहीं, 20 साल के लिए आएगा और 20-25 लाशें गिरा कर आएगा।
परवेज मुशर्रफ के मामले में एहतियात से नहीं बल्कि इंसाफ से काम लेना जरूरी है। परवेज मुशर्रफ के साथ इंसाफ के बजाय जुल्म हुआ तो बहुत जल्द उसका इंतकाम करोड़ों लोगों से लिया जाएगा। बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि आर्टिकल 6 का बोझ नवाज हुकूमत नहीं उठा सकती, इसलिए तन्हा परवेज मुशर्रफ को उठाना चाहती है, मगर तन्हा परवेज मुशर्रफ का बोझ निजाम उठा सकता है और ना ही जमहूरियत। सो इस जुर्म ज़ईफी का फायदा परवेज मुशर्रफ को ही मिलना है, आज नहीं तो कल। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील जनाब अहमद रजा कसूरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद रजा साहब, पहले हम केस पर बात करें, आज असल में हुआ क्या जिस पर आप इतने नाराज हो गए थे? देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि हर एक पेशे का एक एथिक्स होते हैं, लॉ प्रोफेशन के भी हैं, मेडिकल प्रोफेशन के भी हैं, इसी तरह सहाफ़त के भी हैं। तो आप जब सवाल करते हैं, सवाल करना आपका बिल्कुल हक है, लेकिन सवाल जो है उसमें तज़लील का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हिजो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब जब आप एक कहेंगे कि कमांडो भाग गया, अब पाकिस्तान के कमांडोज का जो अज़मत है वो दुनिया मानती है, उनके प्रोफेशनलिज्म, उनकी जो जुर्रत है और उनका जो डिसिप्लिन है और ट्रेनिंग है, दुनिया में वो मशहूर है। अगर आप ये कहेंगे कि कमांडो भाग गया, तो आप पूरे पाकिस्तान के आर्मी के जो कमांडो जो हैं, जानबाज हैं, जिनका के नस्ब-उल-ऐन है गाजी या शहीद, तो उनको अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो यू आर सेंडिंग ए वेरी रॉन्ग मैसेजेस। आप बड़े नेगेटिव पैगाम दे रहे हैं। और क्या पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को जो कि सिपाही 20,000 फुट की बुलंदी पर सियाचिन के पहाड़ों पर खड़ा हुआ पाकिस्तान की सरबुलंदी की हिफाजत कर रहा है, पाकिस्तान का दफा कर रहा है, उसको क्या मैसेज दे रहा है? क्या वो दो टकों के लिए वो वहां खड़ा हुआ है? के मामले पर आते हैं, ये बताइए अहमद रजा कसूरी साहब के अकरम शेख साहब प्रोसिक्यूटर हैं, वो तो ये कहते हैं कि जानबूझकर नहीं आ रहे परवेज मुशर्रफ साहब, और उनका ये कहना है कि अदालत जो है वो कोई हुक्म सुना दे क्योंकि वो जानबूझकर 6 दफा नहीं आए। देखिए, अकरम शेख जो हैं, उनको जो कहना चाहें, उनको कोई मुंह पर किसी ने टेप नहीं लगाई, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक है, मैं उसका बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ को इस अदालत के सामने आने में ना कोई आर है, ना कोई शर्म है, क्योंकि इससे पहले जनरल मुशर्रफ जो हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, उसके सामने भी पेश हुए, जबकि पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड लिया। और वो अदालतों के साफ और शफाफ अदालती निज़ाम के ज़रिए कानून और आइन का सहारा लेते हुए हमने उनको 4 इम्पॉर्टेंट केसेस में से बेल आउट कराया। तो इस केस में हमें 24 जनवरी की क्या तारीख है कसूरी साहब? ये क्या हुआ कि पिछली समाअत पे अदालत ने खुद कहा कि जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें कोई मूजी मर्ज लाहक नहीं है, इसलिए 16 जनवरी को लाजमी तौर पर परवेज मुशर्रफ पेश हों, लेकिन आज अदालत खुद कह रही है कि एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए। ये क्यों? देखिए, बात यह है क्योंकि डॉक्टर की जो ओपिनियन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फाइनल होती है। लीगल मामलात में तो अदालत खुद कानून को जानती है और वो छान फटक कर लेती है, लेकिन मेडिकल साइंस का तो उनको ज़्यादा इल्म नहीं होता। लिहाजा डॉक्टर जो ओपिनियन देता है वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर के लिए दे किसी मुलाजम को कि वो 5 दिन नहीं आया तो इसलिए नहीं आया, उसको ये बीमारी है, वो उसका बॉस भी मानता है। इसी तरह अदालती निज़ाम में अगर आप किसी मुलज़म के बारे में कह दें कि वो इसलिए नहीं आया कि वो बीमार है, उसको अदालत मानती है। और यहाँ तो वो 2 जनवरी से लेकर आज तक जो 2 हफ्ते हो गए हैं, वो मुसलसल जो हैं AFIC में एडमिटेड हैं। उनके एक टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको ये बताइए कि पहले तो अदालत ने समझा कि वो इस काबिल हैं कि अदालत में आ सकते हैं, मगर अब अगर मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और इस काबिल हैं या नहीं कि आ सकते हैं अदालत में या नहीं आ सकते, तो फिर मेडिकल बोर्ड क्या ये भी कह सकता है कि उनका इलाज यहाँ मुमकिन ही नहीं है, उन्हें बाहर भेजा जाए? फिर क्या होगा? मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन फाइनल ओपिनियन होगी, क्योंकि एक आधे डॉक्टर के बारे में अगर कोई अदालत को कोई इश्काल हो तो उस सूरत में एक बोर्ड तश्कील दे दिया जाता है। अब जबकि बोर्ड की जब 24 तारीख को जो ओपिनियन आएगी वो हतमी ओपिनियन होगी और अदालत के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा बल्कि उस ओपिनियन को फॉलो करे। और अगर बोर्ड ये कहता है कि इनका इलाज जो है ट्वीट किया है कसूरी साहब के ये जो कोर्ट रूम है इसको अस्पताल में ही ले जाएं, ऐसा कोई कानून मौजूद है? ऐसा हो सकता है?
जी नहीं, वो तो मज़ाहिया तौर पर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट तो कोर्ट ही है, कोर्ट बिल्कुल चलेगी, लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि अगर वो जब भी एक फिट मेडिकल अपना हेल्दी स्टेट में होंगे तो सर्टनली आएंगे। ही हैज़ अ वेरी पावरफुल केस टू डिफेंड हिमसेल्फ। उनका ये जो शेख अकरम कहता फिर रहा कि ये 5-6 दिन का मुकदमा है, महीना तो अभी हो गया है। ये मुकदमा बड़ा लंबा मुकदमा है, क्योंकि ये नॉर्मली जो उसके बारे में तासर है कोई शायद कोई फौजदारी मुकदमा है। इसके जो अंडर करंट्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं, और एक एक पॉइंट पर जो हमने टेकअप करना है उसकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक जानी है। ये बड़ा लंबा मुकदमा है, केस अभी लंबा चल सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, वकील परवेज, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी इनायत आपकी। परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रज़ा कसूरी साहब कह रहे हैं कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हतमी होगी और उसी पर फिर फैसला सुनाया जा सकता है। उसमें यह भी कहा जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ का मुल्क से बाहर जाना इलाज के लिए लाजमी है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर आला सिंध से डीजी रेंजर्स की मुलाकात में सूद, कराची ऑपरेशन पर नाकामी के बादल गहरे होने लगे, दहशतगर्दी का इंजन भी फिर से चालू। कराची ऑपरेशन पर नाकामी के साए फैलना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने इस बढ़ते हुए खदशे को भांपते हुए आज वजीर दाखिला चौधरी निसार को अपने दफ्तर में तलब किया और ताकीद की कि कराची ऑपरेशन किसी भी सूरत में नाकाम नहीं होना चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि कराची में दहशतगर्दों को किसी सूरत दंदनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म को कराची ऑपरेशन की नाकामी की तशवीश हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन रेंजर्स के दरमियान पाए जाने वाले तनाव और जारी सर जंग की वजह से लाहक हुई है। सिंध हुकूमत कराची ऑपरेशन से कबल तय पाने वाली मुफाहमत के बरखिलाफ कराची पुलिस में तब्दीलियां करने जा रही थी, जिसकी इत्तला पर रेंजर्स ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। सिंध हुकूमत अपने मंजूर नजर राव अनवार नामी एसपी को मलीर में तैनात करना चाहती थी, जबकि बाकी पुलिस अफसरों के तबादले महज दिखावे के लिए थे। एसपी राव अनवार को कराची में उर्फ आम में रेती बजरी किंग कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में उनकी शोहरत एक ईमानदार अफसर की हरगिज नहीं, और कराची ऑपरेशन की कामयाबी की जमानत ईमानदार पुलिस अफसर ही हो सकते हैं जो दहशतगर्दों के पेरोल पर हो, ना ही भत्ता माफिया के कारिंदे। डीजी रेंजर्स और पुलिस के आला अफसर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुकम्मल तौर पर डट चुके हैं, मगर इसके बावजूद राव अनवार को मलीर में तैनात कर दिया गया है। इन हालात में यह मुमकिन है कि रेंजर्स कराची ऑपरेशन से अपना हाथ खींच ले, मगर वजीर आजम की बरवक्त मुदाखलत कारगर हो सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन उड़ने वाली खबरों और बिगड़ने वाले हालात की तरदीद में कह रहे थे कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोई इख्तलाफ नहीं, मगर हालात इसके बरक्स हैं। कानून नाफिज करने वाला कोई ऐसा इदारा नहीं बचा जिसको दहशतगर्दों ने निशाना ना बनाया हो। ये इदारे हुकूमत सिंध से इल्तिजा कर रहे हैं कि कराची ऑपरेशन को जाती पसंद और नापसंद की भेंट ना चढ़ने दिया जाए। फिलवक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों का कराची में मोराल अप करने की जरूरत है, जिनके 4 एहलकार पिछले 24 घंटों में मारे जा चुके हैं, जबकि एक हसास इदारे का कैप्टन एहतशाम गोलियों का निशाना बनकर जख्मी है। तनाव की इस कैफियत में कराची कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसामा और पप्पू नाम के टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जाता है। पप्पू नामी दहशतगर्द ने 50 पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 150 अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया है। कराची ऑपरेशन और सिंध हुकूमत के फैसलों पर बात करते हैं CPLC चीफ जनाब अहमद चुनाय से। अहमद चुनाय साहब, ये जो इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं सिंध हुकूमत रेंजर्स के दरमियान, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं कराची ऑपरेशन के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये ऑपरेशनल मेजर्स हैं और ये ऑपरेशनल मेजर्स में इसमें बेहतरीन रास्ता यही होगा कि हुकूमत इसका जवाब दे। हम तो सिर्फ एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सपोर्टिव बॉडी हैं और हम अपना एक सपोर्टिव रोल अदा करते रहेंगे। आपको नजर क्या आ रहा है? रेंजर्स ने कल ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था, मुलाकात में कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर राव अनवार को SP लगा दिया जाता है। तो इस तरह तो जो रेंजर्स है वो अपना हाथ खींच सकती है इस ऑपरेशन से। देखिए, हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि पुलिस फोर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और ये कंसिस्टेंसी जो है वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए होनी चाहिए, ताकि जो भी पुलिस ऑफिसर तैनात है वो अपना एक ड्यू रोल अदा करता रहे, वो जगह को समझ ले, वो क्राइम की नेचर को समझ ले और एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के साथ मिलकर काम करे।
बहरहाल ये हुकूमत का मसला है, हुकूमत की मर्जी है और मैं इस पर ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, SHO की भी पोस्टिंग पे हमने हमेशा ये कहा है, आप 2012 और 2011 का मुआवजा कर लें कि 2012 में SHO की एवरेज पोस्टिंग जो है वो 27 दिन की थी, 2012 में 25 दिन की थी, 2013 के मेरे पास फिगर नहीं है। तो इस पोस्टिंग के साथ जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती कि जो भी इंचार्ज SHO उस इलाके का आता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे अपने इलाके को क्राइम फ्री बनाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। वज़ीर आज़म भी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। शुरू में कहा गया था मामला पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, जिस तरह से तैनाती की जा रही है राउंडवार की, आपको लगता है सारा मामला पोलिटिसाइज होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तक जितना भी ऑपरेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सिलसिले सामने नज़र आ रहे हैं उसमें अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन हुआ है। और अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन में चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एथनिक पार्टी हो, चाहे वो सेक्टेरियन पार्टी हो, चाहे मिलिटेंसी हो, कहीं जहाँ भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुनासिब समझा है वहाँ रेड्स किए हैं, वहाँ लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स को गिरफ्तार किया है और हमने हमेशा इनको क्रिमिनल एलिमेंट्स के से माना है। जो शख्स खिलाफ कानून काम कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, इस शहर में तफर्रुक़ा फैला रहा है और लोगों को कत्ल कर रहा है, हमारे नज़दीक वो क्रिमिनल है और उनको क्रिमिनल के मुताबिक जो है वो सज़ा देनी चाहिए। एक खौफनाक पहलू अहमद चुनाय साहब, पुलिस वाले हों, रेंजर्स हो, हसास इदारे के एहलकार, हत्ता के सिटी वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, सबको निशाना बनाया जा रहा है, कोई महफूज नहीं, तो फिर आम शहरी का क्या हाल होगा? देखिए, हम एक दहशतगर्दी का शिकार हैं, कराची बिलखुसूस इसका सबसे बड़ा शिकार है और कराची में मिलिटेंसी या दूसरे एलिमेंट्स जो हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स, वो एक भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपना एक ब्यूरो अदा करेंगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्रिमिनल एलिमेंट के खात्मे के लिए जद्दोजहद करेंगी, तो हम इसके रिपरकशंस या इसकी रिटेलिएशन को जो है वो ओवररूल नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ किसी भी निज़ाम का एक हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन आखिर में फ़तह जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की होती हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जब अपना काम कर रही होती हैं और एक बस बात का तय्या कर लेती हैं कि हमने जो है वो किसी भी सूरत में क्रिमिनलिटी बर्दाश्त नहीं करनी, तो एक कुर्बानी भी देनी पड़ती है और उस कुर्बानी देने के बाद लॉन्ग टर्म उसके नताइज जो हैं वो तमाम शहरियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए। लेकिन एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, एक पप्पू नामी टारगेट किलर 150 अफराद का उसने कत्ल किया, जिसमें 50 पुलिस एहलकार, रेंजर्स के एहलकार शामिल हैं। इससे पहले भी कई टारगेट किलर्स पकड़े जा चुके हैं, सजा किसी एक को भी नहीं हुई, क्यों? देखिए उस्मा भाई, ये ऐसा नहीं है कि हमने रात को पकड़ा और सुबह जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो गए और कल कोर्ट ने 48 घंटे बैठ के इसका फ़ैसला कर लिया। ये ज़ाहिर है कानूनी तकाज़े बहुत सारे पूरे करने होते हैं, रिमांड पीरियड पूरा होता है, रिमांड पीरियड पूरा होने के बाद इन पे केसेस बनते हैं, प्रोसिक्यूशन होता है, अदालत में जाते हैं और अदालत में जाने के बाद एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे वो गो थ्रू होते हैं। माना कि ये ATC में ज़रूर जाएगा और ATC में भी एक थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसके बाद उसके बाद रिव्यू पिटीशन के बहुत सारे रास्ते होते हैं कि अगर ATC ने सज़ा दे दी तो वो हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट से वो सुपीरियर कोर्ट चला जाएगा, सुपीरियर कोर्ट जाने के बाद वो मर्सी पिटीशन में चला जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर हैं कानूनी, जिनको हमें एक्सपीडाइट करने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। असेंबली में हम कोर्ट को तो मवाद इल्ज़ाम ज़रूर करार दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने ये जो कानून बनाए हुए हैं आया इन कानून के मुताबिक कोर्ट्स अमल कर रही हैं या नहीं। अगर अमल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि फ़्लॉ जो है वो हमारे कानून का है और लेजिस्लेशन जो है उसका काम, वो असेंबली का काम है कि वो लेजिस्लेशन करें और इन चीज़ों को एक्सपीडाइट करने में अपना एक ड्यू रोल अदा करें। जिस तरह एहलकारों पर हमले हो रहे हैं, ये सजा ना होना ही वजह नहीं है कि खौफ ही नहीं पैदा हो रहा दहशतगर्दों में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस ऑपरेशन में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का किरदार है और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का, वो एक मिसाली सपोर्ट रहा है और अब तक एक बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इस पूरे ऑपरेशन में काम हुआ है। चाहे वो रेंजर्स की तरफ से है, चाहे पुलिस की तरफ से है, चाहे वो सिंध के गवर्नर की तरफ से हो या सिंध के चीफ मिनिस्टर की तरफ से हो, तो ये तमाम कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा हौसले को बुलंद रखता है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान शहीद हुए हैं, जो अफसर शहीद हुए हैं, अभी एक SP चौधरी असलम साहब भी शहीद हुए, इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर भी शहीद हुए और दूसरे सैकड़ों अफराद जो है वो इसमें शहीद हुए। उनकी शहादत से मैं समझता हूँ कि हमारी फोर्सेस का मोराइल जो है वो बुलंद हुआ है।
मैंने खुद उनके जनाजे में शिरकत की है, मैंने खुद उनके घरों पे गया हूँ और वो फैमिलीज़ किया, वो पुलिस एहलकार किया, वो सारे जो है वो अपबीट हैं कि हमने इस क्रिमिनलिटी के ख़िलाफ़ अब जद्दोजहद करनी है। हमारे साथियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और हम जो है वो मुत्तहद होकर क्रिमिनलिटी के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुनाए साहब पर। उम्मीद है अहमद कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन अब तक बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब वाज़ेह हो रहा है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। रेंजर्स नाखुश है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो पुलिस में तो इतनी सख्त ही नहीं है कि अकेले वो ऑपरेशन कर सके। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिकी कौमी सलामती का इदारा दुनिया भर में कहीं भी पड़े कंप्यूटर से सारा डाटा चुरा सकता है। पाकिस्तान क्या तरक्की याफ्ता मुल्क भी महफूज नहीं रहे? कर लो बात। पेशावर आज एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर था। आज चारसदा रोड पर एक तबलीगी मरकज को नमाज मगरिब की अदायगी के दौरान निशाना बनाया गया, जबकि नौशहरा के एक और तबलीगी मरकज की पार्किंग से एक बम बरामद किया गया। यही नहीं, पेशावर से भी एक और बम बरामद हुआ। चारसदा रोड पर होने वाले धमाके में 8 अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। इस धमाके की जिम्मेदारी अगर तालिबान कबूल करते हैं तो खबर होगी, बसूरत दीगर शक गैर मुल्की या खुफिया हाथ की तरफ जाएगा। पाकिस्तान पिछली एक दिहाई से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। ये दहशतगर्दी अस्करियत पसंदी के बतन से जन्म लेती है और अस्करियत पसंदी की परवरिश पर कभी यहां फख्र किया जाता रहा है। अस्करियत पसंदी का रुझान इस कदर हावी है कि मजहबी नजरियाती मुखालफत का इलाज अस्करी विंग, गैर मुल्की मफादात के टकराव का इलाज जहादी यानी अस्करी विंग, सियासी टकराव का इलाज भी अस्करी विंग, लिसानी, नस्ली और गिरोही मुखालफत का त्रयाक भी अस्करी विंग। हमारी रियासत जनरल ज़ियाउल हक के जमाने से इन अस्करी विंग्स को बसद शौक बर्दाश्त करती आई है और कभी इनसे चशम पोशी भी। ये अस्करियत पसंदी अब हमारे गले पड़ चुकी है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में यह अस्करियत पसंदी रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है और पिछले 6 माह से नवाज हुकूमत तो अमलन अमन पसंदी के नाम पर इन अस्करियत पसंदों की मिन्नत समाजत पर उतरी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि यही अस्करियत पसंदी जो कभी हमारी रियासत का शुगल वुगल रहा तो कभी इससे चशमपोशी मजबूरी हमारे कौमी वजूद को दीमक की तरह चाट रही है। अमेरिका के एक मोतबर जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि अस्करियत पसंदी के बतन से जन्म लेने वाली मुसल्लह फिरकावारियत पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1989 के बाद गुज़श्ता बरस सबसे ज्यादा फिरकावाराना हलाकतें हुई, जिसमें 500 अफराद सिर्फ फिरकाबंदी की बुनियाद पर कत्ल किए गए। अस्करियत पसंद फिरकावाराना बुनियाद पर मुखालिफ फिरके के चुनिंदा लोगों को घात लगाकर कत्ल कर रहे हैं। कल लाहौर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अली हुसैन कजलबाश को कत्ल किया गया, जबकि बाज़ दीगर अहम शख्सियात को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। सवाल सादा और मुख्तसर है कि पाकिस्तान से अस्करियत पसंदी का खात्मा क्यों नहीं किया जा सका? मसलहतें क्या हैं और मजबूरियां क्या? पाकिस्तान के हर दूसरे शोबे से जुड़ी अस्करियत पसंदी पर बात करते हैं मारूफ दिफाई कार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह से। महमूद शाह साहब, ये जो आज धमाका हुआ तबलीगी इज्तिमा के मरकज में, इसके अलावा 2 बम बरामद हुए इसी तरह के मरकजों से, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो गैर सियासी तंजीम है, कौन निशाना बना सकता है इसे? दरअसल पहले तो इशारा जो है वो निकलता है, ये जो अस्करियत पसंद है तालिबान है अक्रॉस द बॉर्डर, ख़ासकर जो अभी उनके लीडर हैं मौलाना फजलुल्लाह, उनकी तरफ से ये लगता है, क्योंकि पिछले एक के बाद दीगरे जो वाक़यात हुए उससे लगता ये है कि अभी जो पहले जितने हमले होते रहे उसमें खुदकुश हमले होते रहे और वो मसूद इलाके से ज़्यादा खुदकुश का ताल्लुक़ था। अभी लीडरशिप वहाँ चली गई और लगता ये है कि मसूद उनके साथ ज़्यादा ताउन नहीं कर रहे हैं। तो ये जितना अमीर मुकाम पे हमला हुआ ये IED से हुआ, यानी एक ज़मीन में दबे हुए बम से। इसी तरह चौधरी असलम का जो कराची में वाक़या हुआ वो भी इसी तरह के बम से हुआ जो IED ये कराते हैं। और अभी जो तबलीगी मरकज़ है यहाँ पर भी घी के कनस्तर में बारूद डालकर ये धमाका किया गया। और ये जो है कुछ अरसा पहले, मतलब काफ़ी अरसा पहले, 30-40 साल पहले पाकिस्तान में धमाके होते रहे अफ़गानिस्तान से, वो हमेशा इसी तरीके से, और उसमें आपको किसी को 500 या 5000 रुपये देने पड़ते हैं और वो ये धमाके कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में इसका ये हमें तेजी नजर आ रही है हर किस्म की अस्करियत पसंदी में। मजहबी गिरोह हो उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से तबलीगी इज्तिमा पहले हमने इस तरह से बाकायदा हमने देखा कई मराकज़ में एक ही वक्त में निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। ये अस्करियत पसंदी जो बढ़ती चली जा रही है, फिरकावादी बढ़ रही है, तो वाशिंगटन पोस्ट की जो ये जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है, किस हद तक हकीकत पर मबनी है? बिल्कुल ये हकीकत पर मबनी है और हमारी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी है, जो नरम पॉलिसी है, जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, ये जो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात कर रहे हैं और दरअसल न ये मुज़ाकरात कर रहे हैं ना कोई और फैसला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इनके ख़िलाफ़ हम कोई एक्शन नहीं लेते, कोई डिटर्मिन्ड एक्शन नहीं लेते और इसी तरह की जो है वो लोग आर्गूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं कि जी ताकत इस्तेमाल से भी ये नहीं हुआ। आपने देखा स्वात में हमने एक्शन किया और वहाँ से लोगों को बाहर निकाला और अभी भी जो है हम अगर नॉर्थ ईस्टर्न में कोई एक्शन लेते हैं और ये जो फिरकावारियत है, आपको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक कोल्ड वार है, ये सीरिया में भी है यानी शाम में और लबनान में भी और कई और जगहों पे है उनकी। तो उनसे हम दरख्वास्त कर सकते हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक हैं कि पाकिस्तान में जो उनकी प्रॉक्सी वार है इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो फिरकावारियत जो है उनको ये दोनों स्टेट्स जो है वो आम या उनको पैसा मुहैया करती है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर ये दो स्टेट्स भी ये काम कर रही हैं। फिर हम क्या करें? क्या सिर्फ तालिबान हमारे लिए अकेला मसला बन गए हैं या जो फिरका वारियत है, हर गिरोह जो है दूसरे गिरोह को मारने पर तुला हुआ है, ये किस कदर खतरनाक रुझान है और हुकूमत इसको किस तरह खत्म करेगी? वो तो तालिबान के खिलाफ नहीं जा रही, तो यहाँ क्या होगा? दरअसल इसको अगर आप डाइसेक्ट करें, इसको अंदर आप देखें तो ये तीन किस्म के हैं। एक तो तालिबान जो कर रहे हैं तबाही पाकिस्तान में, वो एक अलग चीज़ है और फिर उसके बाद फिर कवारियत है, उसको जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैंने आपको नाम दे दिए, सऊदी अरब और ईरान जो है, ये उनके अंदर एक प्रॉक्सी वार है। और तीसरी किस्म की जो है वो कराची में ख़ासकर है, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके मिलिटेंट विंग्स ने शुरू किया ये बदतखोरी से और उसके अंदर फिर क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हुए। तो इन तीनों को हमें अलग-अलग देखना होगा और इसका इलाज मुमकिन है अगर हुकूमत में एक विल हो और वो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, अमन की बात करने वाले, मुज़ाकरात की बात करने वाले, मेरे ख्याल में वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। और अगर हुकूमत ये नहीं करती जो आप फरमा रहे हैं, सिर्फ पिछले बरस ही 500 हलाकतें सिर्फ फिरका वारियत की वजह से हुई, जो तारीख में सबसे ज्यादा है पाकिस्तानी तारीख में, यानी हर सियासी जमात ने अस्करी विंग बना लिए, मजहबी जमातों ने अस्करी विंग बना लिए, लिसानी जमातों ने बना लिए, तालिबान अलग से हैं। तो अगर ये हुकूमत ने कोई एक्शन ना लिया तो क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में? दरअसल पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है अदम इस्तेहकाम और टोटल अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और ऐसा ना हो कि हम मतलब अभी तक बैलेंस हमारे फेवर में है, हमारे फ़ौज की ये कैपेसिटी है कि इसको दबा सके, इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। लेकिन अगर हुकूमत तसाहिल से काम करती रही, मसलहत पसंदी का शिकार रही, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि क़ुव्वतें फिर इतनी बढ़ जाएगी कि शायद हमारी जो दिफाई फोर्सेस हैं वो भी इसका मुकाबला न कर सके। मेरे ख्याल में वक्त जो है उस वक्त से पहले हुकूमत क्यों हरकत में नहीं आ रही, क्यों मसलहत का शिकार हो रही है? आपको वजह क्या नजर आती है? सब सियासत की नजर हो रहा है कि किसी न किसी तरह से वक्त गुजारा जा सके, अपनी हुकूमत को दवाम दिया जा सके। जी बिल्कुल, और इसको सियासत बनाया हुआ है कि अगर एक बयान इमरान खान देते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो उससे 2 कदम आगे बढ़ के एक बयान दे देता है और फिर ये साइकिल इसी तरह चलता है कि हम एक दूसरे को किस तरह जो है वो आगे हो जाए एक दूसरे से। मेरे ख्याल में ये जो मुल्क की सलामती का मसला होता है, सबके लिए प्रायोरिटी 1 होना चाहिए। इसके ऊपर आवाम जो है, जनरली आवाम में कोई शक नहीं कि हमला करने वाले कौन है, तबाही फैलाने वाले कौन है और टारगेट उनका कौन बन रहा है। लेकिन इनकी सियासी बयानात है, कभी ये ड्रोन के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये नेटो सप्लाई के पीछे पड़ जाते हैं
हालांकि ये लोगों के मसाइल नहीं है और ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए और अगले जो इंतखाबात है उस पर नज़र रखने के लिए अपने जो मसलक पसंदी है उसे काम ले रहे हैं। ये हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत शिकार है, सिर्फ सियासत कर रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शाह साहब आपका। अगर हुकूमत ने फौरी ये जितने भी अस्कियत पसंद हैं, चाहे वो तालिबान हो या फ़िरक़ावारी फैलाने वाले गिरोह, उनके खिलाफ एक्शन ना लिया तो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है खुदा न खास्ता दुरुस्त साबित हो सकती है। पाकिस्तान हुकूमत मसलत का शिकार है, लेकिन अमेरिका अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ कर रहा है वो सुनिए। आम ख्याल ये है कि अगर कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने या इससे डाटा चुराने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से हटा दें या इसे बंद कर दें, मगर खबरदार होशियार हो जाएं, अब ऑफलाइन कंप्यूटर भी महफूज नहीं है। अमेरिकी एहलकार स्नोडन की तरफ से अफशा की जाने वाली दस्तावेजात से ताज़ा इंकशाफ ये सामने आया है कि अमेरिका की कौमी सलामती के इदारे NSA के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके होते हुए वो ऑफलाइन कंप्यूटर्स की भी जासूसी कर सकता है। इस ऑफलाइन कंप्यूटर के डाटा को चुरा भी सकती है ये टेक्नोलॉजी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि कंप्यूटर्स में खास किस्म के छोटे आलात लगाए जाते हैं। छोटे सर्किट्स या USB डिवाइस की शक्ल में लगे ये आलात बर्की लहरें खारिज करते हैं जिनकी मदद से डाटा हासिल किया जाता है। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ अपने हरीफों रूस, चीन, शिमाली कोरिया की जासूसी की, बल्कि अमेरिकी इत्तेहादियों को भी नहीं बख्शा गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान की भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से जासूसी की गई। हकीकत यह है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अमेरिका की कौमी सलामती की एजेंसी ने जासूसी का ऐसा जाल बिछाया है कि दुनिया के किसी कोने में दरख्त से पत्ता बाद में गिरता है, पहले इसकी खबर अमेरिका को हो जाती है। आम आदमी तो रहे एक तरफ, आलमी ताकतों के सरबराहों के मोबाइल फोन तक की निगरानी की गई। इस मामले पर दुनिया के अलावा अमेरिका में भी बड़ी ले-दे हुई, मगर लगता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को किसी की भी जरा बराबर परवाह नहीं है। कल अमेरिकी सदर कौमी सलामती की एजेंसी की कार्रवाइयों से मुतालिक खदशात पर खिताब करेंगे। देखना यह है कि ओबामा के खिताब से वो सियासी इख्तिलाफात कम हो जाएंगे जो आलमी लीडरों के मोबाइल फोन्स का डाटा हासिल किए जाने की खबरों के बाद पैदा होगी। ये तो अमेरिका के हालात हैं। जो कुछ अमेरिका करता है अपनी हिफाजत के लिए, किस तरह जासूसी करता है, और पाकिस्तानी हुकूमत तो कोई एक्शन ही नहीं ले रही। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। उसामा को पकड़ने में मदद देने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई से पाकिस्तानी इमदाद मशरूत कर दी गई। अमेरिका अपने वफादार को नहीं भूलता। ज़लज़ले का हल्का सा झटका, सुनामी की एक लहर, दहशतगर्दी या फिर छोटी सी इंसानी गलती कराची के लाखों शहरियों पर मौत तारी कर सकती है। एटमी साइंसदान ने कराची के साहिल पर बनाए जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 26 नवंबर 2013 को कराची में मुल्क के सबसे बड़े एटमी प्लांट का संग बुनियाद रखा था। चीन की मदद से तामीर होने वाले इस पावर प्लांट पर 960 अरब रुपए खर्च होंगे, मगर एटमी साइंसदानों ने इस मंसूबे पर में 4 बड़ी गलतियों की निशानदेही की है। पहला एतराज यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़लज़लों की पॉट लाइन पर तामीर किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की साइट इवैल्यूएशन रिपोर्ट में मौजूद इस खामी से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी सरफ नजर किया है। दूसरा खतरा, अगर सुनामी की कोई लहर इस प्लांट से टकरा गई तो कराची पर जापान के शहर फुकुशिमा की तरह की क़यामत टूट सकती है। खौफनाक हकीकत यह है इस हवाले से कराची में कोई डिजास्टर प्लान भी मौजूद ही नहीं, जबकि इन प्लांट से समुद्री हयात को भी संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। तीसरा खदशा दहशतगर्दी और चौथा इंसानी गलती का है, जिसकी वजह से कराची के लोगों की जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। खतरात क्या हैं, बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर बात करते हैं इन खतरात की निशानदेही करने वाले मुमताज साइंसदान परवेज हूदबॉय से। परवेज हूदबॉय साहब, ये बताइए कि क्या क्या खतरात हैं, कितना नुकसान हो सकता है इन एटमी प्लांट से? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई हादसा होता है कि उसके नतीजे में कितने लोग हलाक होंगे, क्योंकि ये उस हादसे की नौइयत के ऊपर मुनहसर है। अगर तो छोटा हादसा होता है तो हमें तो इसके बारे में बताया भी नहीं जाएगा, और अगर कैंसर की अमवात की शरह में इजाफा होता है तो ये फौरी तौर पर नुमायां नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, जैसा कि 3 माइल आइलैंड में हुआ या चेरनोबिल में हुआ या फुकुशिमा में हुआ, फिर इस बात को छुपाना बड़ा मुश्किल होगा। और जब ये इतला दी जाएगी शहरियों को, तो उसके बाद जो यहाँ कोहराम मचेगा, जो भगदौड़ शुरू होगी, उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है।
लेकिन इससे बड़ी बात यह कि जो ताबकारी इस प्लांट में से निकलेगी, खारिज होगी, वो शहर तक हवा की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से बहुत जल्दी फैल सकती है और उससे फिर अमवात का बहुत ज़्यादा अमवात होंगी, लाखों के हिसाब से भी हो सकती है। ये जिस हादसे की आप निशानदेही करें, अल्लाह ना करे कभी हो, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इस तरह के हादसे की? जाहिर है कि कराची में ज़लज़ले आते रहे हैं, ये हमारे मुशाहिदे में हैं, ये रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज हैं और यहाँ एक सुनामी का भी हमें पता है सन 45 में गालिबन। लेकिन अलावा उसके ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जैसा कि चेरनोबिल में हुआ था, जहाँ ऑपरेटर्स ने उस प्लांट को ठीक तरह से समझा नहीं था और वहाँ उनका एक तजर्बा नाकाम हुआ। उनकी गलती की वजह से चेरनोबिल का रिएक्टर फटा, जिसकी वजह से फौरी तौर पर तो 80 लोग हलाक हुए, लेकिन 8,000 से लेकर 24,000 अमवात हुई कैंसर के सबब। अलावा उसके बहुत सी दूसरी मिसालें हमारे सामने हैं जहां ऑपरेटर्स ने कोई ना कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में खराबी आई। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई दहशतगर्द इसके ऊपर हमला करे और ये भी हो सकता है कि इसके कंटेनमेंट वेसल को तोड़ा जाए किसी आर्मर पियर्सिंग ऐसे मिसाइल के साथ। तो खतरात की नौयत बहुत सी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज ऊद बॉय साहब। देखते हैं कि हुकूमत इन खतरात का अंदाजा करती है, इसका कोई तदारुक करती है नहीं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिलने वाली अमरीकी इमदाद डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई से मशरूत कर दी गई है। यह इंकशाफ अमरीकी बजट के मुसव्वदे से हुआ है, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों की रजामंदी से तैयार हुआ है। इस मुसव्वदे में कहा गया है पाकिस्तान को इमदाद में दिए जाने वाले 3 करोड़ 30 लाख डॉलर उस वक्त तक रोक लिए जाएं जब तक पाकिस्तान डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा नहीं कर देता। मुसव्वदे में यह भी लिखा है कि जब तक कांग्रेस को अमरीकी वजीर खारजा यह जमानत नहीं देते कि शकील आफरीदी को रिहा कर दिया गया है, उस वक्त तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। दूसरी शराइत में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई और अमरीकी एहलकारों के लिए पाकिस्तानी वीजे की पाबंदी खत्म करना शामिल है, मगर जोर शकील आफरीदी की रिहाई पर ही है। अमरीकी बजट मुसव्वदे में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान शकील आफरीदी पर उसामा बिन लादेन की तलाश में अमरीका की मदद करने के इल्जाम भी वापस ले। हकीकत यह है कि अमरीका अपने वफादार शकील आफरीदी को भूला नहीं, पहले उसके हक में करारदाद पास की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमरीका और सदर बराक ओबामा से मुलाकात में भी जोर शकील आफरीदी की रिहाई पर ही रहा। शकील आफरीदी जो इस वक्त पेशावर जेल में कैद है, इस पर इल्जाम यह है कि उसने जाली पोलियो मुहिम के जरिए उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में अमरीका की मदद की। पॉलिटिकल इंतजामिया ने शकील आफरीदी को शिद्दत पसंदों से रवाबित, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों से ताल्लुकात और उन्हें मालूमात देने पर डॉक्टर शकील आफरीदी को 33 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अलावा शकील आफरीदी के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत एक नया मुकदमा भी कायम किया गया है। सवाल यह है कि इमदाद के लिए अमरीकी शराइत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं, इन शराइत से पाक अमरीका ताल्लुकात में मौजूद तनाव में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसी पर बात होगी हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल। इम्तियाज गुल साहब, अब लगता है कि पाकिस्तान को इमदाद या शकील आफरीदी एक का इंतखाब करना है, किसका करेगी पाकिस्तानी हुकूमत? पाकिस्तान मेरा ख्याल है बज़ाहिर तो शकील आफरीदी का इंतखाब करेगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, अपने रूल्स ऑफ बिजनेस जो नौकरी के रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी की। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, शकील आफरीदी को किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकालने की कोशिशों को रेजिस्ट या उसकी मुज़ाहमत करना। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला इम्तिहान हुकूमत का ये है कि किस तरीके से जो इल्ज़ामात की नौयत है उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट लगाई गई थी उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसको जो सज़ा हुई थी वो तो ये था कि लश्कर इस्लाम के साथ, यानी एक अस्करियत पसंद ग्रुप है, उसके साथ ताल्लुकात और उसको फंडिंग फराहम करने के इल्ज़ाम में उसको सज़ा दी गई। जो जासूसी के हवाले से इल्ज़ामात है वो अभी तक नहीं लगाए गए, इल्ज़ाम वो चार्जशीट में शामिल भी नहीं थे, और शायद इसी की बुनियाद पे अमरीकी हुकूमत और अमरीकी कांग्रेसमैन ये ज़ोर लगा रहे हैं कि उसको इन इल्ज़ामात से जेल से रिहाई दिला के अमरीका लाया जाए। और वहाँ बल्कि उसके लिए कुछ सेनेटर्स ने तो अमरीका के आला तरीन सिविल अवार्ड की भी तजवीज़ पेश की थी।
इतना अहम क्यों है शकील अफरीदी अमेरिका के लिए कि वजीर आजम जाएं, कोई भी दौरा हो उसकी बात जरूर की जा रही है? देखिए, उनके CIA के लिए शकील अफरीदी ने एक अहम टूल के तौर पे, एक आलाकार के तौर पे काम किया और उसका इजहार अमरीकी सेनेटर रारा बखर ने अपनी एक करारदाद के ज़रिए दिया था। एक भरपूर मुहिम चलाई थी उसने। करारदाद पहले पेश की और उसके बाद ज़रा इब्लाग को बताया कि ये हमारा हीरो है, इसको आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना चाहिए अमेरिका का। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उसको रिहाई दिलवा के पाकिस्तान की अमेरिका की शहरियत भी दिलाई जाए, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी खिदमत की है। इसमें कोई शक नहीं कि शकील अफरीदी एक ऐसी मुहिम में आलाकार बना जो कि बिल आखिर CIA को उसामा बिन लादेन तक लेके गई। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे पहला फरीज़ा है वो ये सवाल उठाना है कि अगर अमेरिका के अंदर ऐसे ही कोई अमरीकी शहरी पाकिस्तान के किसी जासूस इदारे या ISI के लिए या मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करते हुए पकड़ा जाता, तो क्या अमेरिका उसको भी उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करता जैसा कि पाकिस्तान ने शकील अफरीदी के साथ किया है, या उसे छोड़ दिया जाता? पाकिस्तान अमेरिका तो नहीं है। अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ही नहीं शुरू कर सका। उस पर हमें रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपया जो है, बल्कि डॉलर, वो जुर्माना देना पड़ सकता है। हम पहले भी लोग देते रहे इस तरह दूसरे मुल्कों को। कब तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, तो हुकूमत पे है, फौज पे है कि उनकी तरजीहात क्या है। अमरीकी इमदाद के हवाले से, अमेरिका के साथ ताउन के हवाले से ज़ाहिर है एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ पाकिस्तान बराह रास्त महाज़ाराई तो मोल नहीं ले सकता, मुतामल भी इसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं। और सबका एक नुक्ता नज़र यही है कि उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ मुहिम में जो भी शख्स कारामद साबित हुआ उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल ये सोचना होगा कि बिल आखिर यहाँ भी रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी की बात होती है। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात हो रही है, तो शकील अफरीदी के ख़िलाफ़ गैर मुल्की एजेंसी के लिए एक सरकारी एहलकार होते हुए जासूसी करने के इल्ज़ाम में बाकायदा मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता? रेमंड डेविस का मामला आपको याद होगा, वहाँ भी कुछ इसी किस्म की बातें की गई थी। तो आपको नहीं लगता कि फिर अगर शकील अफरीदी भी अमेरिका चले जाते हैं तो हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात फिर से बड़े दुरुस्त सिमत में जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रेमंड डेविस को पाकिस्तान में मौजूद इस्लामी कवानीन को इस्तेमाल करते हुए रिहाई दिलवाई गई थी। बाकायदा दियत अदा की गई थी, मुआवजा अदा किया गया था। मकतूलीन जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उनके वर्सा को, वो एक अलग मामला है। उसमें कोई पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल अपनी तरजीहात ये तय करनी है कि आया दूसरे ममालिक की उसको ज़रूरत है या पाकिस्तान को दूसरे ममालिक की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान जिस हालत में है इस वक्त, वो किसी भी किस्म की महाज़ाराई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त उसको एक खैरसगाली का जज्बा चाहिए, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि उसके तमाम इत्तेहादी मुल्कों में, दुनिया भर में इसको गैर मुल्की सरमायाकारी भी चाहिए। तो उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता मेरा ख्याल है ज़रूर निकालना होगा, जिससे अमरीकी सेनेटर्स भी मुतमईन हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी का उसूल भी बहुत ज़्यादा हद तक पामाल ना हो। दरमियानी रास्ता, भारत जब दबाव डालता है कि हमारे सफारतकार को रिहा किया जाए, अमेरिका कहता है हमारी अदालतें आज़ाद हैं, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत अदालतों पर दबाव डाल सकती है? ये किस किस्म का, ये तो हमें तजाद नजर आता है इस तरह अमेरिकी पॉलिसी। देखिए, अमेरिका और बल्कि भारत और पाकिस्तान का भी कोई मुकाबला नहीं है। हमें ये भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका वही बर्ताव करेगा जो वो भारत के साथ करता है। भारत एक दूसरे लेवल पे पहुंच चुका है अपनी इक़्तिसादी तरक्की की वजह से, अपने इक़्तिसादी पोटेंशल की वजह से। दुनिया भर के सरमायाकार वहाँ आते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हम यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जाता है जहाँ हर किस्म के गैर रियासती अनासर उज़्बेकिस्तान से और चेचनिया से मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आए हुए हैं, छुपे हुए हैं।
तो ये तो दुनिया भर को ये मालूम है। लिहाजा पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका का बर्ताव और बाकी दुनिया का बर्ताव मुख्तलिफ रहेगा, उसका पैमाना मुख्तलिफ है दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को जांचने का। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार दिफाई से वक्त दिया। अमेरिका को समझना होगा कि एक ऐसा शख्स जिसने किसी गैर मुल्की एजेंसी की मदद की हो पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान कैसे छोड़ सकता है। बहरहाल दबाव मौजूद है और इम्तियाज गुल साहब का कहना है कि अभी तक तो हुकूमत जो है शकील अफरीदी का ही फैसला करेगी, उसी को अपने पास रखेगी और जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और रात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।